चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने ये जाना था कि एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा, राइट। अब उसमें कई वैरायटी हम लोग कर चुके थे। एक तो हम लोग कर चुके थे मोल्टन वाला काम, जो सबसे इजी होता है वो मोल्टन वाला काम ही होता है, क्योंकि उसके अंदर केवल 2 टाइप के आयंस प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसके बाद हमने एक्वस की कहानी करी थी, तो एक्वस के अंदर कंपटीशन आ गया था, उसके लिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल देखना थोड़ा सा आसान था एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना। चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं जो आपने किया था CuSO4 एक्वस किया था आप लोगों ने। ओके, हम लोग अब कर लेते हैं NaCl एक्वस कर लेते हैं। आ जाओ, NaBr एक्वस करवाया था, NaCl एक्वस। ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो है वो रिवाइज हो जाए आप लोगों का, ठीक है। चलिए, हमारे पास हमको क्वेश्चन में क्या बताना है कि एनोड पे और कैथोड पे आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे और हमने कैसे किए थे। अब मैं बिल्कुल जीरो से समझाने वाला नहीं हूं इसमें, अगर आपको समझना है तो पिछली वीडियो देखो जा करके, ठीक है ना। हम बस सीधा सीधा डिस्कस ये करेंगे कि हमने कैसे किए थे, खत्म हो जाती है यहाँ पे बात। अब इलेक्ट्रोलिसिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 तरीके के आयंस हैं, Na+, H+, Cl- और OH-। ये पॉजिटिव वाले हैं, तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रोड की तरफ, और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड यहाँ पे कैथोड था, तो कैथोड की क्या होगी, इनकी रिडक्शन होगी और इनकी ऑक्सीडेशन होगी, और ये किस पे जाएंगे, एनोड पे। कैथोड पे हम लोगों ने, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसमें किसका ज़्यादा है बेटा, हाइड्रोजन का ज़्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम। तो हाइड्रोजन जाएगा किस पे, कैथोड पे। ये फंडा आपको क्लियर हो रहा है, यस और नो? हाइड्रोजन किस पे जाएगा बच्चों, कैथोड पे। तो हाइड्रोजन की रिएक्शन कैसे लिखेंगे, 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, तो H2 गया है। हमने ऐसे किया था, ठीक है। कभी कभी आप अगर अपना मॉड्यूल चेक करोगे तो मॉड्यूल के अंदर ये रिएक्शन वाटर की बना रखी है, पर आप देखना वाटर की जो रिएक्शन है उसमें आपको मिल क्या रहा होगा, H2। और हमारा आंसर क्या होता है, हमारा आंसर होता है, हमें ये बताना होता है कि मिल क्या रहा है, तो मेरा आंसर हो गया कैथोड पे H2। एनोड की बात करेंगे तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है कि Cl- और OH- की कंपैरिजन में Cl- ही जाएगा, और Cl- अगर जाएगा तो ऑक्सीडेशन करवाओगे तो Cl2 गैस बनाएगा। और बोलो यार यस और नो, तो ये Cl2 गैस हो गया हमारा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, यस और नो, ये बताओ पहले। ये फंडा आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, अरे नहीं, आपको ओवरऑल रिएक्शन कुछ नहीं बनानी होती है इसके अंदर, एनोड और कैथोड पे बताना है। सिंपल आपका आंसर आएगा H2 और Cl2। ये हमने ऐसे किया है तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अब मैं बढ़ता हूं आगे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। देखिए ध्यान से, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अब तक हम यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड करते आ रहे थे। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर मैं करता हूं, मैंने ले लिया CuSO4 एक्वस यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नहीं, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा आप लोग एक बार देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कॉपर ही ले लिया और यहाँ पे भी मैंने कॉपर ही ले लिया, मैंने कॉपर ले लिया बेटा, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, और इनको जो डिप कर रखा है वो आपने किस में डिप कर रखा है, CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा, यस और नो? मैंने कॉपर और कॉपर के इलेक्ट्रोड को CuSO4 के अंदर डिप कर रखा है, और ये मेरा है एनोड और ये मेरा है कैथोड।
एनोड पे कौन सा साइन है बेटा जी? एनोड पे है आपका पॉजिटिव साइन और कैथोड पे है आपका बेटा जी नेगेटिव साइन। क्या ये फंडा आपको क्लियर हो रहा है? यस और नो? एनोड पे कौन सा साइन है? पॉजिटिव। कैथोड पे कौन सा साइन है? नेगेटिव। नोट मत करो, इधर देखो। एक बार ये चेक करते हैं कि पॉजिटिव वाले कौन कौन से आयन्स आपके पास पड़े हैं। एक तो Cu+2 पड़ा है, कॉपर सल्फेट में Cu+2 जाएगा, और दूसरा एक्वस था तो आपके पास H+ पड़ा है, SO4 पड़ा है, और यहाँ पे और क्या पड़ा हुआ है? OH नेगेटिव पड़ा हुआ है। ये क्लियर है आपका? बोलो यस और नो। अब आपको सबसे पहले ये देखना है, हमें पता ही है कि कैथोड पे कौन जाएगा? एट कैथोड वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन की बात करें, H+ की बात करें तो कॉपर+2 का 0.34 होता है, इसीलिए ये जाएगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो यार। ठीक है देखो, वैसे इसका रिडक्शन पोटेंशियल आप लोग एक बार इसकी वाटर वाली रिएक्शन देख लेना। कौन से वाली? वाटर वाली। हमने तो डायरेक्ट H2 बना दिया। वाटर से जब ये H2 बनता है, लाइक मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो जैसे ये कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, तो E0 वैल्यू इसकी थी 0.34 वोल्ट प्लस की। ठीक है, और अगर मैं दूसरी कहानी वहीं आपको बताऊं, ट्वाइस H2O लिक्विड का मेरे को रिडक्शन अगर करना है तो मेरे को यहाँ पे मिलता है H2 प्लस ट्वाइस OH-, और इसका E0 वैल्यू है आपका -0.83 वोल्ट। कॉपर का भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। H2O का भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। मैंने आपको ये रिएक्शन ना लिखवा के डायरेक्ट ये बता दिया कि H+ जाएगा या कॉपर जाएगा, क्योंकि H+ वाली रिएक्शन से भी तो आप क्या पैदा कर लेते हो? H2 पैदा कर लेते हो। ये ऑल इन ऑल एक ही बात है जो मैंने आपको H+ की फॉर्म में बताई, और ये बताइए आप बस ये देखो कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का ज्यादा है, यस और नो? अरे बोलो ना यार। तो कॉपर जाएगा बस। अरे बोलो, कौन जाएगा? कॉपर जाएगा। अगर कॉपर जाएगा तो ये फिर होगी नहीं, इसको काट दो। केवल आपको कैथोड पे कौन मिलेगा? कॉपर मिलेगा। तो एक बात देखना, इधर देखना, इधर देखो, इधर देखो, ये कैथोड है। कैथोड पे क्या जाके जमा हो रहा है? कॉपर जमा हो रहा है जाके। ये Cu+2 जो सॉल्यूशन में थे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके इस पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोड का साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ कैथोड इंक्रीजेस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर। एक बात क्लियर हो गई? अब आ जाओ दूसरी बात पे। SO4 OH- में कौन जाएगा? कौन जाएगा? OH- जाएगा, क्योंकि ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक से सिखा रखा है। यस और नो बोलो यार। अब अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाता, ठीक है, तो मैं आपको क्या कहता? देखिए, SO4 और OH- में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाएगा कहां पे? वो जाएगा एनोड पे। और क्योंकि मैंने आपको याद करवा रखा है कि इसके कंपैरिजन में OH- जाता है, तो सीधी सी बात है कि OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था। अरे बोलो यस और नो। तो अब अगर इसकी रिएक्शन लिखते थे तो मैंने आपको ये बताई थी, यही बताई थी। ठीक है, और अब मैं अगर आपको साथ में एक और कहानी बताऊं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं और करके, गिव्स O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 H+, इसका है
ई नॉट वैल्यू माइनस का 1.23 वोल्ट। कितना है बेटा? माइनस का 1.23 वोल्ट। ये कहानी क्लियर हो रही है? और कॉपर का देखो कितना है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट हो जाएगा माइनस का 0.34 वोल्ट। बेटा एक बार बोर्ड पे देख लेना, वरना आपको ये समझ में नहीं आने वाला है टॉपिक। ध्यान से देख लो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। SO42 माइनस तो नहीं जाएगा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि अब एनोड पे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड था, अब तक प्लेटिनम था। अगर प्लेटिनम होता तो खाली यही दोनों थे। अब एक और भी आइटम है कॉपर। कॉपर का यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्यों होगा कॉपर का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू जो आप इसको देख रहे थे। माइनस में वैल्यू छोटी है ना, मतलब ज्यादा है। ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी, आपको सीधा सीधा यही याद करना है कि इसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में कॉपर जाएगा, OH माइनस के कंपैरिजन में कौन जाएगा? कॉपर जाएगा। ये OH माइनस वाली रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये एक ही बात है। देखो दोनों से O2 नहीं मिल रहा। अरे बोलो ना यार, या तो आप ये दिखा देते हो या तो आप ये दिखा देते हो। इनका ई नॉट कितना है? माइनस 1.23, और इसका कॉपर का कितना है? माइनस 0.34। और ये कौन सा पोटेंशियल है? ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहां पे होता दिख रहा है। अरे बोलो ना यार, अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाएगा। तो आपको अब क्या याद रखना है कि इस केस में, पर्टिकुलर केस में जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करते हो, इसमें कॉपर जो है, कॉपर फ्रॉम एनोड डिसोसिएट्स इनटू कॉपर +2। द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 आयंस in the solution remains constant, remains nearly same, क्योंकि जितना डिपॉजिट हो जाएगा उतना ये आ भी जाएगा। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रोड का साइज छोटा हो रहा है, द साइज ऑफ एनोड डिक्रीजेस। ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन किया जी। और सुन लो, ये तरीका, दिस मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई इम्प्योर कॉपर। आ जाओ बेटा इधर देखो, अगर ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड मेरी इम्प्योर इलेक्ट्रोड है और ये मेरा प्योर कॉपर था, तो इम्प्योर कॉपर से कॉपर निकल रहा है और इम्प्योर कॉपर से कॉपर निकल के जा कहां रहा है? प्योर कॉपर में जा रहा है, और इम्प्योरिटी यहां पे नीचे इकट्ठी हो जाएगी। इसको एनोड मड बोलेंगे। इस इम्प्योरिटी को क्या बोलेंगे बेटा? एनोड मड। ये आपकी इम्प्योरिटी है। क्या आपको फंडा क्लियर हुआ है सारा का सारा? इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो यहां पे आपने कुछ नई बातें सीखी, मैं दोबारा बता देता हूं। अब तक कल तक जितना हमने काम किया था उसमें मैंने आपको ई नॉट वैल्यूज नहीं दिखाई थी, क्योंकि कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी हमें, याद तो हमें करनी नहीं है वैल्यूज, ठीक है ना। हमको मोटा मोटा पता होना चाहिए था कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। आज पूरा टॉपिक अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि मैंने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड का भी एक पार्ट इसके अंदर डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोड जो आपने लिया है उसका खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहां पे पड़े आयंस के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है, तो ये चला जाएगा ना अब। अरे बोलो ना यार, अब अगर ये चला जाएगा तो वो नहीं जाएंगे, ये दोनों अब नहीं जाएंगे, अब यही जाएगा खाली। क्या आपको बातें समझ में आनी है? और ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज ही मैं आपको दिखा सकता था। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? बोलो। हर बार ई नॉट वैल्यू दी हुई रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होती है।
आपको अगर खाली ई नॉट लिखा है तो देखना पड़ेगा हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये बात तो मैं आपको कल भी समझा चुका था, इसको कर लो नोट एक बार। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है ये, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर आपको लगता है कि ये जो है वो टॉपिक अलग सा है तो जी हाँ, ये एनसीईआरटी में भी इसका एक इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें अच्छे से करना ही करना है। एनोड की फाइनल रिएक्शन फिर कॉपर जाएगा, कॉपर डिसॉल्व हो रहा है और अपने आयंस में। एनोड पे नेगेटिव चार्ज जाना नहीं, ऐसा अब कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी नेगेटिव चार्ज जाने की थी, तो हमने उस हिसाब से फिर वो कहानी कर दी थी। अब यहां पे एक ऐसा आयन आ गया जिसका खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए ये जा रहा है। बेसिकली एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, तो हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से अपना आंसर देना, ठीक है। अब क्योंकि बेटा ये एनोड इलेक्ट्रोड डिसोसिएट हो रही है ना पूरी, ये एनोड पूरी खुद ही खत्म ही हो जा रही है, ठीक है, तो यहां पे इसके साथ ये चक्कर पड़ गया। ठीक है, डन हो गया। एक और करते हैं इसी के जैसा। हो गया बेटा, डन। हटा दें इसको, चलो देखो। ठीक है, अब अपन लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को। अब हम ले लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर AgNO3। क्या ले लेते हैं बेटा जी? AgNO3 एक्वस यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का ही टॉपिक है। AgNO3 एक्वस यूजिंग कॉपर कैथोड एंड सिल्वर एनोड। AgNO3 aqueous using copper cathode and silver anode। AgNO3 aqueous using copper cathode and silver anode।
हाँ जी मित्रों, कैसे करोगे बताओ? क्या क्या दिया हुआ इसमें? Ag प्लस है और कॉपर कैसा है? कैथोड है। और इस बार एनोड पे कौन है? सिल्वर है, सिल्वर है, ठीक है। Ag, अच्छा Ag Og, लो जी सुनो जी, कितने आयंस हैं जी? Ag प्लस और, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट है, और NO3 माइनस आयंस और OH माइनस है, पर ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा भी हो रहा होता है। ये भी हमें एक पॉइंट दिमाग में रखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कितने ई नॉट हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अभी ये तो सिंपल सी बात है कि Ag प्लस और H प्लस में से कौन जाएगा। आपको मैं याद दिला दूं, रिडक्शन पोटेंशियल, Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल होता था 0.80 वोल्ट। तो इसके कंपैरिजन में कौन जाएगा बेटा जी? ऑब्वियसली कौन जाएगा? Ag जाएगा। इसका ज़्यादा है बेसिकली, इससे इसका ज़्यादा रहेगा। क्या आपको ये फंडा क्लियर हो गया? यस और नो? मतलब H प्लस का हम तो जीरो समझ के जो है वो कहानी करते हैं, बट वो एक्चुअल में माइनस 0.83 है H2O का, अगर मैं कंसीडर करूँगा तो। पर उससे भी एक ही बात पड़ेगी हमें, Ag ही जाएगा। आप चाहे वो मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? डिफरेंस समझ में आया? क्या बोलना चाह रहा था मैं? ठीक है, हाँ, मतलब कि माइनस 0.83 वाटर का अगर मैं कंसीडर करूँ, वाटर वाली रिएक्शन लिखूँ, क्योंकि मेरे को तो H2 बताना होता है, वो तो दोनों से बन जाता है ना। हमने ईजियर वाला कर लिया था, पर आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहानी कुछ ऐसी है कि अभी भी इसी का ज़्यादा है, और वाटर का था जो था वो था माइनस 0.83। तो आप वो माइनस 0.83 टर्म को अपने दिमाग में रख सकते हो। जाएगा तो अभी भी कौन? Ag। तो आपका एक तो आंसर आ गया, एट कैथोड पे कौन जाएगा जी? Ag जाएगा। वाटर की रिएक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये जाएगा। अच्छा, एनोड की अगर मैं कंपटीशन करवाऊँ तो मैंने आपको ये याद करवा रखा है कल की क्लास से कि NO3 माइनस नहीं जाता है, कौन जाएगा? OH माइनस जाएगा। अब सुनो सुनो, रुक जाओ, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस है ये। OH माइनस का E नॉट माइनस 1.23 था। अरे बोलो यार, यस और नो? और मैं कहता हूं Ag का क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Ag +2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जब ये था माइनस 0.80 वोल्ट होगा। अब बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? अभी भी Ag का ही ज्यादा है। अरे OH माइनस से अभी भी Ag का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये जो सिल्वर यहाँ शरीफ बन के खड़ा हुआ है आपका, ये अब शरीफ नहीं रहा, ये Ag प्लस बन के टूटेगा और उधर जाके चिपकेगा। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। और ये इलेक्ट्रोड आपका छोटा होता चला जाएगा। तो आपको दोस्तों रिएक्शन जो लिखनी है वो ये वाली बतानी है, कहीं ना कहीं ये भी प्रोसेस हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आई? यस और नो? फंडा क्लियर हो गया? NCERT में सिल्वर एज इन इलेक्ट्रोड का लिखा हुआ है। सिल्वर एज इन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का एक पार्ट दिया हुआ है, लास्ट वाला पार्ट है वो, इलेक्ट्रोलिसिस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एनोड और कैथोड दोनों का आंसर सिल्वर सिल्वर ही आता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? बोलो। हाँ, OH माइनस और Ag को क्यों कंपेयर किया? क्योंकि OH माइनस ने जिस इलेक्ट्रोड पे जाना था वो इलेक्ट्रोड ही डिसॉल्व हो रही है खुद। कैथोड पे किसको कंपेयर क्यों नहीं किया? वो इसी का ही ज्यादा है। वो तो ज्यादा है, बट हम कंपेयर करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं,
जब ज्यादा ही है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। सर वो तो और कॉपर +2 की फॉर्म में प्रेजेंट भी नहीं है। कॉपर +2 की फॉर्म में है भी नहीं इसमें। कॉपर तो एज इन इलेक्ट्रोड है। कॉपर अगर डिसॉल्व भी होगा तो यहाँ पे जाएगा वो। किसके केस में यही है बेटा जी? एजी सिल्वर है। एजी सिल्वर डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो ये कहानी हो रही है। एजी तो सॉलिड है खुद में, उस पर कोई चार्ज थोड़ी है। हमने कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यूज किया है। हमने ई नॉट वैल्यूज लिख दी। अब सिंपल सी बात है कि एनोड पे होनी है ऑक्सीडेशन। जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज आपने लिख दी और आपने कंपेयर कर लिया। और अब मेरे को समझ में आई कि यार ये सिल्वर ही जाएगा, क्योंकि ये भी तो खुद भी पार्टिसिपेट कर लेगा। सर तो हमने कैथोड पे इसलिए कंपेयर नहीं किया क्योंकि हमेशा एनोड से टूट के कैथोड पे जाता है। हमेशा एनोड से टूट के ही कैथोड की ओर जाता है, ऐसे ही केस है। इसीलिए नहीं किया ना हमने ई नॉट कंपेयर कैथोड पे Cu का। Cu तो आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे Cu पे हमने ई नॉट कंपेयर नहीं किया Ag से, तो उसकी वजह आप Ag प्लस का और इसका क्या कंपेयर किया था आपने? हमने ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किया था कंपेयर। आप कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख लो। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख लो आप। Ag से कम होता है। हाँ तो फिर इसीलिए Ag जा रहा है। नहीं सर, वैसे एक रीजन ये भी तो होगा क्योंकि कैथोड पे ये अपनी तरफ ही क्यों जाएगा? ये तो खुद ही इलेक्ट्रोड बना बैठा है कैथोड। वही तो मैं तभी तो कह रहा हूँ कि ये तो टूटेगा ही नहीं, तो उसके कंपेयर करने की जरूरत ही कहाँ है। ये क्यों टूटेगा? ये तो खुद ही कैथोड है। तो कैथोड तो टूटेगा, एनोड टूटेगा। अरे ठीक है ना, ठीक है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो? ठीक है। आपको बेसिकली ये देख लेना है इस पे कौन कौन जा रहे हैं, इसके लिए पॉसिबिलिटीज चेक कर लेनी है। थोड़ा सा आराम से बैठ के करोगे तो समझ में आ जाएगा। फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बोलो? ठीक है चलो, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब थोड़ा इजी सा टॉपिक कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमने कहानी पढ़ ली है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की। ये भी इजी था वैसे तो, ये इजी बन गया है, कभी स्कूल में समझ लियो, मज़ा आ जाएगा तुझे। ठीक है। और अभी थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इस टॉपिक में, बट जैसे प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग सोचेगा वैसा, फिर वो बात बन जाएगी, फिर ये बात है। ठीक है चलो अपन लोग करते हैं आगे कहानी। सर आपको एक मजेदार बात बताऊं? मज़ेदार बात है तो बता दे। सर मैं एक हफ्ते की छुट्टी में है। ये तो बहुत मज़ा आ गया होगा तुम्हें। तो तुम्हारे यहाँ पे केमिस्ट्री चल ही नहीं रही है? नहीं, तुम्हारे स्कूल में सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं बस और इंग्लिश और इंग्लिश, बाकी स्पोर्ट्स के पीरियड। स्पोर्ट्स म्यूजिक तो सर बहुत क्रेज है। मैं स्कूल में स्पोर्ट्स में अच्छी म्यूजिक क्लब पहुंचा था, गिटार बजाने लगता है। मैं तो गिटार की स्ट्रिंग तोड़ दी थी, तो गुस्सा हो गए थे और ने तोड़ी थी, बट मैंने अपने नाम से लगा दी। मुझे लगा म्यूजिक में मैडम है टीचर, नहीं मैं तो बच्चे भाग जाते हैं। चलो आ जाओ, देखो फैराडे लॉ करते हैं। फैराडे लॉ के अंदर सुनो मेरी बात। फैराडे भैया क्या कहते हैं पहले तो मैं आपको ये बता दूं। फैराडे लॉ आपका इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसीजर के लिए ही है। सर अगर बात टीचर की होती ना तो सारे बच्चे आर्ट रूम भाग जाते। बस अभी बताता हूँ आर्ट वाली मैडम को, वो बैद ऐसे ऐसे कह रहा था। नाम मत लिया। चलो देखो मैं तो बेटा बहुत स्कूलों के बहुत टीचरों को जानता हूँ। सर दूसरे घर में नाचते थे। चलो आ जाओ, देखो फैराडे लॉज है ना ये। फैराडे लॉ के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडे भैया आए और फैराडे कहते हैं देखो सर जनाब, यहां पे जितना चार्ज पैदा होगा किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, उसका मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, और कितना मास
इस सॉल्यूशन में पड़े हुए आयंस का डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, इसका भी मैं आपको फॉर्मूला देता हूं। सर इसने एक फॉर्मूला दिया तो हमारे को सिविल बढ़ाने के लिए ज्ञान बांट रहा था बेसिकली फैराडे कहता है देखो ये जो आपने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसीजर किया आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि कितना मास डिपॉजिट हो रहा है और कितना यहाँ पे जो है वो चार्ज पैदा हो रहा है इसके अंदर। तो ये दो बातें जो है वो इस भाई ने हमें बताई और फैराडे ने बड़ी सिंपल सी बात कर दी। वो कहता है देखिए जनाब, जितना आप चार्ज सप्लाई करोगे बैटरी से उतना ही ये काम तेज होगा और उतना ही मास ये डिपॉजिट होगा। तो मास डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाइड। Q is equal to charge IT, W is equal to Z Q। Z क्या है अब? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। और Z की वैल्यू क्या होती है ये याद कर लो, E बाय 96500। यहां पे E क्या है? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का क्या फॉर्मूला होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। ये आपने मेरे से सॉल्यूशन में पढ़ा है। इस Z को आप यहां पे पुट कर देना तो W इज इक्वल टू, ये पूरा फॉर्मूला खड़ा हो जाएगा आपके सामने, ये बस वैल्यूज हमको डालनी है। E हो गया ना, इंटू I इंटू T। या तो ये याद कर लो या इनको अलग अलग याद रख के छोटा सा, वैसे सबसे इजी ऐसा लगता है प्रोनाउंस करना मेरे को ZIT। ये T आपका टाइम है सेकंड्स में जो होता है और I आपका करंट है एम्पियर में जो होता है। Q आपने IT लिखा है, Q इज इक्वल टू IT। ये W इज इक्वल टू ZIT बोल लो या W इज इक्वल टू ZQ बोल लो। Z को अलग से याद रख लो, E बाई 96500 मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। तो ये थोड़ा सा आपको परेशानी नहीं करेगा, या जैसे भी कर लो यार, तुम्हारी मर्जी है। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो अब फैराडे लॉ एक बार रिटर्न में लिख लो एक बार पहले। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले लिखो 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 लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, mass of substance deposited or produced at any of the two electrodes, during electrolysis is proportional to the amount of charge passed into the electrolyte। charge passed into the electrolyte। आपने हेडिंग क्या बनाई इसकी? Faraday's law। फैराडे फर्स्ट लॉ बना लो इसको, तो ये लिख देता हूं ना बाद में, this is Faraday's law। जो मर्जी कर लो। ऊपर लिखना तो लिख लो फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ भी बिल्कुल आसान है, लिखवा देता हूं साथ ही में। सेकंड पॉइंट बना लेना, फैराडेज सेकंड लॉ। बोले बेटा फैराडेज सेकंड लॉ, व्हेन इक्वल चार्ज is passed through two or more electrolytic cells, when equal charge is passed through two or more electrolytic cells, then the mass of the substance
discharge at electrode, then the mass of the substance discharged at electrode is in the ratio of their mass of substance discharged in electrode in the ratio. mass of substance discharged at electrode is in the ratio of their electrochemical equivalents, is in the ratio of their electrochemical equivalents, or in other words, in the ratio of their equivalent masses, or in the ratio of their equivalent masses, full stop, खत्म। सुनो अब समझा देता हूं मैं आपको। अगर दो सेल में सेम ही करंट पास हो रहा है तो Q आपका सेम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। Yes sir. एक बात बताओ, आपके पास एक छोटू सा फॉर्मूला था जिसमें Q आपने क्या कर दिया? सेम कर दिया। तो अगर मैं एक सेल की बात करूं तो ये लाइन बनेगी उसके लिए, और दूसरे सेल की अगर मैं बात करूं तो ये बनेगी, यस और नो? अब कोई चीज सेम होती है तो हम रेशियो से निकाल सकते हैं। Yes. इससे ये क्या कर दो, काट दो. हटा दो इसे। अरे बोलो, तो ये बन गया W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। अरे बोलो यार, यस और नो? Yes sir. अब एक बात सुन लो, और Z क्या होता है? E अपॉन 96500, E upon constant तो constant. E अपॉन कॉन्स्टेंट। अरे डिम्पल देख ले बेटा, So उसकी आपने E1 अपॉन E2 हो जाएगा। ये समझ गई? Yes. क्योंकि Z अपॉन 96500, Z अपॉन 96500 से 96500, तो एक बन गया W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। मतलब अगर चार्ज सेम है तो पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर आपको ये पता है ये कितना डिपॉजिट हो रहा है, और इक्विवेलेंट मास निकालने आसान है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर होगा, दूसरे का भी निकाल लेंगे. और मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर है। दोनों आइटम गिवन है आपको, आइटम दिखते ही भाई सिल्वर है, जिंक है, मॉलिक्यूलर मास पता है, एन फैक्टर हमें पता लग जाते हैं कितना चार्ज जो है वो इधर उधर हो रहा है। तो W2 निकालना बेहद 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 आसान होने वाला है हमारा। एक क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी में इसी पे, उसको इसी से कर लेंगे। आपको शायद दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग जहाँ पे सेकंड लॉ लिखे हो इसको यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए। बैटरी कम हो गया. हाँ बैटरी कम, क्या बैटरी पहले से ही कम थी यार आज तो। हाँ मैंने जब स्टार्ट किया था तो भी 20% से कम थी। मुझे लगता है कि बहुत देर से ये 20% भी क्या? वो बहुत देर से ब्लड था। हाँ. नहीं वो तो ठीक था सर, वो नोटिफिकेशन आता तो वो बस वो बता रहा था और वीडियो ब्लर थी. वीडियो तो चल रही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। चलो नहीं तो रायता फैल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ी हो मैं तेरे को बता रहा हूँ, क्लास में लेट जाया कर तू वहाँ पे। रही है. क्लास नहीं करा. चलो देखो, इसको हटा दे बेटा, यस. थोड़ा सा देख लो यार, और देख लो 2-3 मिनट बस। फैराडे की 2-4 बातें और बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स तो नेक्स्ट क्लास पे जाएंगे फिर, और क्या। फैराडे की दूसरी बातें और है सर. बस बस ओनली देखो। आपकी 2-4 बातें हमने एक्सपेरिमेंट भी किया. ये होंगी फोटो में, उसमें से भी 7 थी यार पिछली बार तो. उसमें से भी 7 बातें थी सर ने बोला एक आज और एक्स्ट्रा बात में क्या ही हो जाता है. इधर आ जाओ तुम। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सुन लो जरा ध्यान से, देखो 1 फैराडे की डेफिनेशन है, 1 फैराडे की। बस फैराडे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक चार्ज का यूनिट कितना होता है?
कूलम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और एक मोल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6.02 into 10 is power minus 10 की पावर 23। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है तो इतने पे कितना होगा? इतने से क्या कर देंगे? तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है वो आती है 500 कूलम। वैसे 96487 करके आती है, पर क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और एक ईजियर वैल्यू लिखनी है तो अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम में इस चीज़ को लेट कर लेता हूँ। और लेट मैंने कर लिया है और आपको बता दिया है। अच्छा तो वो 96510 इसी से आया 96500 चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। पर अब कभी भी आपके पास 1 मोल कुछ भी है XYZ Al+3 है, तो ये Al+3 अब आयन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया इसने? 3, तो इसका n फैक्टर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल Al+3 कितना चार्ज डेवलप करेगा? 3 फैराडे करेगा। 1 मोल Al+3 में तो Al+3 के तो इतने ही आयन्स होंगे ना, अरे बोलो यार। पर एक Al+3 यहां पे n फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो इसका 3 रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो चार्ज जो आप निकालते हो कभी भी किसी भी सिस्टम पे, वो आप चार्ज n फैराडे निकाल लेना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बस जितना भी चार्ज होगा उतना फैराडे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन में उतना ही हमारा n टाइम्स हो जाएगा फैराडे। फैराडे पहले मैंने आपको बता दिया क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर इतना चार्ज है। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स किसके हिसाब से आ गए, उतना फैराडे मेरा, फिर ये कहानी बन जाएगी। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो आज आप लोग इतना ही कर लो, कोई परेशानी नहीं है। कल फैराडे के क्वेश्चन करते हैं और न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर संडे को इसको क्लोज कर देंगे, इस चैप्टर को बैटरीज वाले टॉपिक के साथ में। ठीक है जी, अभी और हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या कोरोजन वाला टॉपिक बैटरीज के साथ ही डिस्कस होगा ऑन संडे। ठीक है, चलो ओके।